हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग का नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो केमिकल बॉन्डिंग में दो टॉपिक के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। एक होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और दूसरा होगा जो इससे पहले वाले 6 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है, हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है और इसीलिए इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे 4 अलग अलग लेक्चर्स में, जिसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। आज वाला जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 16, इसमें हम देखेंगे फीचर एंड कंडीशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड बेसिक्स की बात करेंगे। इसके बाद वाले जो दो लेक्चर्स है, लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 18, इसमें एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करके इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकालना सीखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या बॉन्ड ऑर्डर या टाइप ऑफ बॉन्ड्स या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लेकिन एक लेक्चर की जगह पर हम इसे दो लेक्चर में क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और फिर जो लास्ट वाला लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 19, उसमें हम क्या देखेंगे बेटा, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज अलग अलग मॉलिक्यूल्स या अलग अलग आयंस की, जैसे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इन सारी चीजों का कंपैरिजन पढ़ेंगे इस लेक्चर नंबर 19 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाम से तो ये समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, इसको शॉर्ट में एमओटी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो इस नाम से ही ये क्लियर होगा कि यहां पर अब हम मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पूरे चैप्टर में अगर किसी ऑर्बिटल की बात की है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एक एटम के अंदर के ऑर्बिटल थे। लेकिन इस वाली थ्योरी में हम मॉलिक्यूल के अंदर उसके अलग तरीके के ऑर्बिटल होंगे, जैसे एटम के अंदर, जैसे हाइड्रोजन या कोई दूसरे एटम के अंदर एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल, इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिटल होते थे, उनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते थे। ठीक है, लेकिन इस वाले टॉपिक में हम जो ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूल के होंगे, एक एटम के नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल हो गया N2, या ये मॉलिक्यूल हो गया CO। ठीक है, या इसके जैसे बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल हो सकते हैं NO। ठीक है ना, तो उस मॉलिक्यूल में अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल होते हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़े अलग दिखाई देंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में ये देख लेते हैं कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्यों है। जब हम लोगों ने इतनी सारी प्रॉपर्टीज निकालना सीख लिया है, वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी पढ़कर, VSEPR थ्योरी पढ़कर या हाइब्रिडाइजेशन वाली थ्योरी पढ़कर, जब हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज निकालना सीख लिया है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्यों है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इतनी सारी प्रॉपर्टी निकालने के बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की ऐसी हैं जिनको ये हाइब्रिडाइजेशन या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला जो कंसेप्ट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो शुरुआत में एक्चुअल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत हमें पड़ी क्यों थी, ये समझ लेते हैं। देयर आर सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय VBT or hybridization, cannot be explained by VBT और हाइब्रिडाइजेशन। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते VBT से भी या हाइब्रिडाइजेशन से भी। ठीक है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए, एक थ्योरी बहुत ज्यादा आता है क्योंकि ये एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा। एग्जांपल के लिए, O2 का जो नेचर होता है ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, O2 का नेचर क्या होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन अकॉर्डिंग टू VBT और हाइब्रिडाइजेशन उसे पैरामैग्नेटिक नहीं, उसे डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक नेचर है, ये इसका एक्सप्लेनेशन VBT या हाइब्रिडाइजेशन सही तरीके से नहीं दे पाता। इनफैक्ट उससे अगर हम निकालेंगे तो गलत कंक्लूजन निकल कर आते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसके मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन कर देता है। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहली बार पढ़े थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो हम उसे डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर अकॉर्डिंग टू VBT हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू VBT या फिर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर इसका नेचर क्या होना चाहिए, O2 शुड बी डायमैग्नेटिक। ठीक है ना, O2 डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए यहां समझ लेते हैं बेटा।
यहाँ समझते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, अगर ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, एक ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2, फिर होता है क्या चीज 2p4, ठीक है ना। दूसरे ऑक्सीजन का भी सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s2 और क्या होता है 2p4। अगर आप इन मॉलिक्यूल को ध्यान से, इन O2 को अगर ध्यान से देखोगे तो इस O2 के अंदर एक्चुअल में क्या होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। एक शेयरिंग यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। जब बॉन्ड बनेंगे तो दोनों के स्पिन अलग रहेंगे, ठीक है। मैं केवल कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी। तो एक्चुअल में जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ क्या होना चाहिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाने चाहिए। ये तो शुरुआत वाले 3 ऑर्बिटल जो दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो तो पहले ही पेयर्ड थे, ठीक है ना। लेकिन वीबीटी में या हाइब्रिडाइजेशन में जो पेयरिंग वाला जो कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, पेयरिंग के बाद क्या होने चाहिए, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वीबीटी या सीएफटी क्या होता है, ये वीबीटी या फिर ये हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ ऑल इलेक्ट्रॉन शुड बी पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन शुड बी पेयर्ड। और अगर ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका मतलब क्या है कि O2 शुड बी डायमैग्नेटिक। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में कंडीशन क्या, प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों को ये तो समझ में आने लगा कि वीबीटी और हाइब्रिडाइजेशन जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले होंगे। कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए कुछ और थ्योरी की जरूरत पड़ी जो कि सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए। और इसलिए फिर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये बता दिया कि इस तरीके से नहीं होता एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ अलग तरीके से ये ऑर्बिटल्स बनेंगे, फिर उसमें हम अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे निकालना, ठीक है। और उसके बेसिस पर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उन प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन करता है। लेकिन आज वाले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको एक्चुअल में ये पता रहना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, कैसे दिखते हैं। तो आज वाले लेक्चर में हम केवल और केवल इसी चीज पर फोकस रहेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं और उनके शेप कैसे होते हैं, ठीक है। और उनके कौन सी कंडीशन होती है जिससे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, सारी चीजें केवल उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम यूज करके उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना सीखेंगे, जो इसके लिमिटेशंस थे, इन लिमिटेशंस को उसने कैसे दूर किया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लिमिटेशन है, और भी बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, लेकिन ये चीज, ये वाला एग्जाम्पल आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने दिया है, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दूर कर दिया। इसने और भी बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी जो लिमिटेशन है उनको दूर कर दिया, लेकिन फिर वो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते समय डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बार बार चिल्ला रहे हैं, ये बनते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये CO मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये CO मॉलिक्यूल है। तो एक्चुअल में इसमें कौन कौन कंबाइन हो रहा है, इसमें कंबाइन हो रहा है एक एटम कार्बन और एक एटम ऑक्सीजन। तो ये एक्चुअल में किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, एक कार्बन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बन एटम है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ जो कार्बन एटम है इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s2, और फिर क्या हो जाएगा बेटा 2p2, ठीक है ना। कार्बन में पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, लेकिन उसमें भी क्या हो सकता है, 2px हो सकता है, 2py हो सकता है, 2pz हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, 2pz को हम पहले ले लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। तो ये मान लिया क्या चीज़ 2pz, ये 2px 2py, कोई किसी भी ऑर्बिटल को x ले सकते हैं, किसी को भी y, किसी को भी z, ठीक है ना। ये कार्बन हो गया। इसके साथ कौन कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन। अगर जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी क्या होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2p वाला जो सब शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया 2pz मान लिया हमने इसे, ये हो गया 2py, और ये हो गया कौन सा 2px, समझ में आ गया।
ठीक है, तो ये दो अलग अलग क्या है, एटम्स हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं। इसमें अलग अलग ऑर्बिटल हैं, इसमें 1s ऑर्बिटल भी है, 2s भी है, 2px 2py 2pz भी है, उसमें भी कुछ इसी तरीके से ऑर्बिटल है। तो ये थ्योरी कहता क्या है, इसकी बेसिक चीज को समझना बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जब भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते समय पहले मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएंगे। मतलब जैसे इसका 1s वाला जो ऑर्बिटल है वो 1s के साथ कंबाइन हो जाएगा, इसके 2s वाला जो ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये 2s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका 2pz वाला जो ऑर्बिटल है, इसके 2pz वाले ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो 2py है वो 2py के साथ, 2px जो है वो 2px के साथ। समझ में आ रहा है? ये थ्योरी क्या कहती है कि जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसमें एटम के अंदर के जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, 1s 1s 2s 2s 2px 2px, ये जो ऑर्बिटल है ये कंबाइन होते हैं, और ये कंबाइन होने के बाद इनका शेप सब कुछ चेंज होता है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो ऑर्बिटल कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं वो केवल एक एटम के ऑर्बिटल नहीं रहते, वो एक मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बन जाते हैं, जिनमें पूरी तरीके से अलग शेप बन जाता है, जिस शेप के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक अभी हम लोगों ने बेसिक चीज पढ़ ली, क्या पढ़ लिया कि जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं तब उस समय होता क्या है, उस समय अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये कंबाइन होते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अलग तरीके के ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं, अलग शेप वाले ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कब होंगे, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल कन्वर्ट होंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, सिमिलर एनर्जी होना चाहिए, सिमिलर एनर्जी होना चाहिए जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, और उसमें क्या होना चाहिए, एंड प्रॉपर सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रॉपर सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री होना चाहिए, इसका कहने का मतलब क्या है, एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, सिमेट्री में अलग अलग डिफरेंस ना हो, कहने का मतलब क्या है, जो 2px है वो 2px के साथ कंबाइन हो सकता है क्योंकि दोनों की एनर्जी भी सिमिलर है, दोनों का जो सिमेट्री है वो भी अलग सिमिलर है क्योंकि दोनों के जो लोब्स हैं वो क्या है, एक्स एक्सिस में ही उनका ओरिएंटेशन है। ठीक है, वैसे ही जो 1s वाला जो ऑर्बिटल है वो 1s के साथ कंबाइन हो जाएगा क्योंकि दोनों की सिमेट्री सिमिलर है, दोनों की एनर्जी भी सिमिलर होगी, एग्जैक्टली सेम होगी ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि अगर एटम अलग अलग है तो कार्बन का 1s और ऑक्सीजन के 1s में थोड़ा ना थोड़ा तो डिफरेंस होगा। कहने का मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल पहले वाले एटम का, ठीक है, और एक ऑर्बिटल दूसरे वाले एटम का कंबाइन होते हैं, लेकिन ये जो दो अलग अलग एटम के दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होना चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, उनकी और उनकी जो सिमेट्री होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, एक ही एक्सिस में वो दोनों प्रेजेंट होने चाहिए तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 2px के साथ कंबाइन होगा, 1s के साथ कंबाइन होगा, 2s के साथ कंबाइन होगा, 2pz के साथ कंबाइन होगा। समझ में आ रहा है क्या? किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर एस और पी कंबाइन नहीं हो सकते क्या, एस और पी भी कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन एस के साथ कौन सा पी कंबाइन होगा, कौन सा पी कंबाइन नहीं होगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसीलिए क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने भी हम कॉम्बिनेशन देखेंगे उसमें एस एस के साथ ही जाएगा, पी पी के साथ ही जाएगा, px px के साथ जाएगा, py py के साथ जाएगा, pz pz के साथ जाएगा। ठीक है, तो s और p में भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे पहले सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी आपको समझना क्या है कि प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है ना, अब ये प्रॉपर सिमेट्री होने के बाद ये जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं तो 1s और 1s किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, 2s और 2s किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, 2pz किस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उनके शेप के बारे में आज वाले लेक्चर में पढ़ना है, उनकी एनर्जी के बारे में आज वाले लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है ना, इनके बारे में, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है ये किस तरीके से बनते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, कॉम्बिनेशन ऑफ 1s और 1s। मतलब जब CO बना होगा तो ये CO बनते समय क्या हुआ होगा, 1s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, 1s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और 1s ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन हुए होंगे, ठीक है ना, ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन हुए होंगे बेटा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों की सिमेट्री एक है, दोनों का शेप सिमिलर है, और दोनों की एनर्जी सिमिलर होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल है, दूसरे में भी फर्स्ट ऑर्बिट का s ऑर्बिटल है, थोड़ा बहुत एनर्जी में डिफरेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो एक 1s ऑर्बिटल जब दूसरे 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होगा, तो यहां देखना 1s का शेप कैसे होता है बेटा, ये ऐसा स्फेरिकल होता है, ये हो गया 1s, ठीक है, और ये हो गया 1s, ठीक है ना। ये कहां से आया था, ये कार्बन वाले एटम से आया था, ये कहां से आया था, ये ऑक्सीजन वाले एटम से आया था। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होंगे, कहां प्रेजेंट नहीं होंगे, ये बाद वाले लेक्चर, नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। अभी सिर्फ इनके कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आएंगे, ये एक दूसरे के पास होके क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी को लगेगा सर ये तो हाइब्रिडाइजेशन जैसा हो गया, कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिक्स ही तो हो रहा है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट नहीं है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां पर अलग अलग एटम के सिमिलर ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, s भी कंबाइन हो सकता है, p भी कंबाइन हो सकता है, d भी कंबाइन हो सकता है, लेकिन वो एक ही सेंट्रल एटम के अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अलग अलग एटम के सिमिलर ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, जैसे 1s ऑफ कार्बन और 1s ऑफ कार्बन, ये दोनों सिमिलर ऑर्बिटल हैं, ठीक है। और लेकिन ये अलग अलग एटम के सिमिलर डिसिमिलर भी हो सकते हैं, s p के साथ भी जा सकता है, इसका s उसके p के साथ भी हो सकता है किसी किसी मॉलिक्यूल में, लेकिन वो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल होंगे, सेम एटम के ये ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है ना। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होंगे, ठीक है ना। क्या रूल बोला हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ तो स्पेस हो गया है, भर गया है, यहाँ एक और रूल लिख लेते हैं। कौन सा रूल बोला बेटा हम लोगों ने, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन होंगे, ठीक है, उतने ही नंबर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उतने ही नंबर में क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, इनके इनसे कैसे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, सब बाद में सीखेंगे, पहले ये बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि इनके कॉम्बिनेशन से किस तरीके से ऑर्बिटल बनता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा बेटा, एक ऑर्बिटल ऐसे बनेगा जिसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस हो गया पहले वाले एटम का, ये न्यूक्लियस एटम हो गया दूसरे वाले एटम का, और यहाँ पर क्या होगा, ये बीच वाले पोर्शन में कुछ इस तरीके से एक ऑर्बिटल बन जाएगा, समझ में आ गया। ये भी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस किसका हो गया, कार्बन का, ये न्यूक्लियस किसका हो गया, ऑक्सीजन का, और वो दोनों ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, वो दोनों ऑर्बिटल कंबाइन हो गए तो एक ऐसा स्पेस आ रहा है, इन दोनों ऑर्बिटल के कंबाइन होने से दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसा स्पेस आ रहा है जिसमें इसमें सबसे ज्यादा एरिया है। तो इस ऑर्बिटल में सबसे बड़ा स्पेस कौन सा है, सबसे बड़ा स्पेस वो दिखेगा जो कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, ठीक है ना। दोनों न्यूक्लियस के बीच में होने से क्या फर्क पड़ेगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में होने से अगर दो इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट होते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन दोनों न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में वॉल की तरह काम करेगा, कौन, ये इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर ये जो स्पेस है, ये इस ऑर्बिटल में ये जो ज्यादा स्पेस है ये न्यूक्लियस के बीच में है, ठीक है। और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है यहां पर तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बाई टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस वाले ऑर्बिटल से स्टेबिलिटी ज्यादा हो आएगी, और ज्यादा मतलब ये वाला ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी,
ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा ऑर्बिटल बनता है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनेगा जिसमें ज्यादा स्पेस कहां होगा, न्यूक्लियस के बीच में होगा। लेकिन एक और भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, क्योंकि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, ये हो गया कार्बन का न्यूक्लियस, ये हो गया ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। अब यहां बीच वाला स्पेस में तो हम लोगों ने एक ऑर्बिटल रख दिया, तो अब एक ऑर्बिटल ऐसे रखेंगे जिसमें बाहर वाला स्पेस यहां पर ले लेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम क्या रखेंगे, न्यूक्लियस के बीच वाला स्पेस ज्यादा इस ऑर्बिटल के अंदर में आ रहा है। ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे बना रहे हैं जिसमें ये बाहर वाला स्पेस, न्यूक्लियस के बीच वाला नहीं, न्यूक्लियस के बीच वाला स्पेस खाली दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर वाला स्पेस है, ये खाली है। ठीक है ना, ये इधर हम लोगों ने ऑर्बिटल रखा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं प्रेजेंट, या इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के दो ऑर्बिटल बनेंगे, दो ऐसे ऑर्बिटल होंगे जिसमें एक में न्यूक्लियस के बीच वाला स्पेस ज्यादा होगा और इसमें एक न्यूक्लियस के बाहर वाला स्पेस ज्यादा होगा। इधर वाला स्पेस आपको यहां ज्यादा दिख रहा है, इसमें अंदर वाला स्पेस ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ऑर्बिटल को अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, इस ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। ये वाला जो ऑर्बिटल होगा, इसमें क्या होगा, मोर एरिया इज इन बिटवीन न्यूक्लियस, मोर एरिया इज इन बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच वाला इसमें ज्यादा एरिया है। अब इसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दो न्यूक्लियस का होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, और इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। लेस एनर्जी मोर स्टेबल, ऐसा ही बोलते हैं हम, मोर एनर्जी लेस स्टेबल। समझ में आ गया क्या बोला, एक ऐसा ऑर्बिटल बन रहा है जिसमें ज्यादा पोर्शन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, दो न्यूक्लियस के बीच में, तो दो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी कम। तो ये वाला जो ऑर्बिटल हम लोगों ने बनाया है, इसको हम कौन सा नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे कौन सा नाम देते हैं बेटा, इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जिसमें ज्यादा पोर्शन क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में होगा, उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या अब से हम उसे शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, बीएमओ बोला करेंगे। तो जब भी हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे तो आपको समझ जाना है न्यूक्लियस के बीच वाला एरिया उस ऑर्बिटल में ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही एक ऐसा भी ऑर्बिटल बनेगा, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है ना, इस पूरे को आपको एक ही ऑर्बिटल कंसीडर करना है बेटा। ठीक है, और किसी को लगेगा सर इसमें दो न्यूक्लियस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दो वो मॉलिक्यूल है बेटा, जब भी मॉलिक्यूल बनेंगे तो न्यूक्लियस तो एक से ज्यादा ही रहेंगे। ठीक है ना, एटलीस्ट दो अलग अलग एटम तो रहेंगे ही। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस एक से ज्यादा रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस होता था। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो दो न्यूक्लियस रहेंगे। ठीक, तो ये वाला जो ऑर्बिटल बना है, इसका जो एरिया है वो उसमें यूजुअली क्या आपको मिलेगा, इसमें मोस्ट ऑफ द एरिया जो रहेगा, इसका मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो क्या है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है। क्लियर है बेटा, अब ये जो न्यूक्लियस से अगर दूर है तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस से तो दूर हो गया, वो जिस न्यूक्लियस के पास होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर ज्यादा लगेगा, दूसरे का नहीं। दूसरी चीज, ये जो दो न्यूक्लियस हैं, ये दो न्यूक्लियस के बीच में कुछ बैरियर नहीं आ रहा है, तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ क्या होगा, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है ना, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा।
इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का, दोनों न्यूक्लियस का तो लगेगा नहीं, एक ही न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। उसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। उसके कारण अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो हम क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब ये वाला ऐसा ऑर्बिटल हो गया जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी ज्यादा। लेकिन ये नीचे वाला ऑर्बिटल ऐसा हो गया जिसकी एनर्जी कम होगी लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसा वाला जो ऑर्बिटल है, जो बनने वाला है कॉम्बिनेशन से, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसे शॉर्ट में अब से हम क्या बोला करेंगे, क्योंकि इसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, ABMO बोला करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाए, ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो हमेशा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर चार क्या कंबाइन हो रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और उसमें से आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें एरिया न्यूक्लियस के बीच में सबसे ज्यादा होगा, और आधे न्यूक्लियस के बाहर की तरफ एरिया वाले स्पेस से बनेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें स्टेबिलिटी कम होगी, और यहां पर बॉन्डिंग वाले में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आ गया। अब इसमें डाउट ना हो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको लेटर से लिखने की जगह पर कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जो एस ऑर्बिटल था उसको एस सिंबल से लिखते थे, ठीक है ना। वैसे ही कुछ सिंबल देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, S P D F, ये किसके सिंबल होते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के सिंबल होते हैं 1s 2s 2px 3d xy 3d x² -y², ये सब किसके सिंबल हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के सिंबल हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे सिंबल देते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हुआ है, ये एक ही एक्सिस से आए हैं। मे बी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा रहा होगा, जेड एक्सिस रहा होगा, क्योंकि हम नॉर्मली कौन सा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस से एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, मतलब ये हेड ऑन ओवरलैप जैसा दिखाई दे रहा है आपको। हेड ऑन ओवरलैप क्योंकि बन रहा है तो यहां पर सिग्मा सिंबल दे देंगे, ठीक है। क्या बताने के लिए कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो सिग्मा। और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये हो जाएगा 1s। तो इस तरीके से हम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नाम दे देंगे सिग्मा 1s। तो ये सिग्मा 1s सिंबल क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये वाला जो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था वो 1s के कॉम्बिनेशन से बना था, जब दोनों ने हेड ऑन ओवरलैप किया था, एक ही एक्सिस से दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लिया था, इंटरमिक्सिंग हो गई थी, तब ये सिग्मा 1s बना था। सिग्मा कहने का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते थे, जहां पर हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता था। यहां ऑर्बिटल बन रहा है लेकिन हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसलिए सिग्मा बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी तो 1s के कॉम्बिनेशन से ही बना है, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग को थोड़ा अलग सिंबल देने के लिए यहां स्टार लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो एक होता है कौन सा, सिग्मा 1s, और एक होता है सिग्मा स्टार 1s। तो जहां पर भी स्टार लगा हुआ होगा उससे आपको समझना है कि वो एंटी बॉन्डिंग टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा ऐसा है जो कि लेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें कम स्टेबिलिटी होती है। और मॉलिक्यूलर और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी हमेशा कम होगी, इसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब यहां पर एक और चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दिखेगा कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये एक तरीके का नोडल प्लेन है। हम लोगों ने नोडल प्लेन पढ़ा हुआ है कहां पर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते समय, रेडियल नोड एंगुलर नोड पढ़ा था। तो अगर कोई प्लेन होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन बोलते हैं। मतलब इस प्लेन पर इसके कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, किसी और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इधर हो सकते हैं, लेकिन ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके इलेक्ट्रॉन इस वाली लाइन पर, इस वाले प्लेन पर कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एक नोडल प्लेन होगा। इसको कहाँ लिखें बेटा, इसको किसी स्पेस में लिखते हैं, हाँ यहाँ लिखते हैं। यहां पर एक नोडल प्लेन होगा, लेकिन ये एक नोडल प्लेन किस में होगा,
यहाँ के एक सिग्मा स्टार 1s वाले ऑर्बिटल में होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ एक नोडल प्लेन होगा। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, कोई भी ऐसा हम प्लेन ड्रॉ नहीं कर सकते जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऐसा कोई स्पेस ही नहीं दिख रहा है, इसने सारे स्पेस को ढक रखा है, तो इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होंगे, उसमें नोडल प्लेन होंगे। समझ में आया? हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली बेटा, इसको ध्यान से लिखना, ठीक है? हम बहुत सारे ऑर्बिटल के लिए अभी देखने वाले हैं। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ ली? सबसे पहले पढ़ लिया कि जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं दो एटम के, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है? जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उनकी एनर्जी सिमिलर रहेगी, सिमेट्री सिमिलर रहेगी। जैसे उसका 1s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है तो इसके 1s के साथ ही कंबाइन होगा, इसके 4s के साथ कंबाइन नहीं हो जाएगा। एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां दो 1s ऑर्बिटल थे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, जिसमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के बीच वाला एरिया आता है, इसमें न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया आता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। एंटी बॉन्डिंग वाले कैसे पता चलेगा आपको? स्टार वाले मार्किंग से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? इसमें स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। उसमें सिग्मा स्टार 1s में एक नोडल प्लेन होता है, सिग्मा 1s में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, ठीक है? अब जैसे ये 1s और 1s कंबाइन हुए थे, अभी हम पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम दूसरे ऑर्बिटल को भी कंबाइन करके देखेंगे कि कैसे ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे 1s और 1s कंबाइन हुए थे वैसे ही 2s ऑफ कार्बन कंबाइन होगा किसके साथ? 2s ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है? अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा? सिमिलरली वैसा ही जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था 1s के लिए, बस 2s का क्या होता है? शेप, ये इसका साइज ज्यादा होता है, शेप तो वही रहेगा स्फेरिकल। ये हो गया 2s, ठीक है ना, ये हो गया 2s, ये दूसरा हो गया, एक मिनट बेटा, ये हो गया 2s, इसका न्यूक्लियस ये हो गया, इसका न्यूक्लियस ये हो गया, ये 2s ऑफ कार्बन था, ये 2s ऑफ ऑक्सीजन था। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो कुछ उसी तरीके से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है? कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, एक ऐसा हो जाएगा जिसमें दो न्यूक्लियस होंगे और न्यूक्लियस के बीच वाला एरिया, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच वाला एरिया थोड़ा ज्यादा रहेगा। यहाँ पॉजिटिव फेज दिखा दिया हमने, किसका? जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में प्लस और माइनस दिखाते थे, एस ऑर्बिटल में केवल प्लस फेज ही दिखाते हैं, ठीक है? यहां पर क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कौन से सिंबल से दिखाते हैं? सिग्मा, लेकिन ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? 2s, तो इसको लिखेंगे सिग्मा 2s। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है तो इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार 2s के कॉम्बिनेशन से लिखा है, बना है, इसलिए क्या लिख देंगे? सिग्मा स्टार 2s। तो 2s और 2s जब कंबाइन होंगे तो एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। जैसे क्या हो रहा था? 1s और 1s कंबाइन हो रहे थे तो एक बन रहा था सिग्मा 1s और एक बन रहा था सिग्मा स्टार 1s। अब यहाँ पर भी फेज दे सकते हैं, यहाँ एक को प्लस दे सकते हैं बेटा और एक को माइनस दे सकते हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पर केवल प्लस ही देंगे फेज। समझ में आ गया? ये फेज से कोई लेना देना नहीं है, इसको हम वैसे नहीं देखते, ठीक है? फेज का हमारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जब वीबीटी पढ़ा था तो ये जीरो ओवरलैप, निगेटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप पढ़ते समय फेज पढ़े थे। तो वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये जो बनते हैं इनमें भी फेज होते हैं। हर किसी में प्लस माइनस होगा जरूरी नहीं, जैसे इसमें केवल प्लस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यूजुअली बहुत सारी जगह पर आपको प्लस और माइनस देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो जैसे 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे थे, वैसे ही यहाँ पर 2s और 2s के कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। एक बन रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, और एक बन रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। यहां पर भी क्या हो जाएगा? एक नोडल प्लेन हो जाएगा, ठीक है? इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा? एक नोडल प्लेन आ जाएगा, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने केवल एक ही चीज पढ़ी है, 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनता है,
2s और 2s के कॉम्बिनेशन से सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s इस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, बाद में इन सारी चीजों को कंबाइन करके हम फिर बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे। फिलहाल के लिए क्या किसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है ये देख लेना। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो अभी जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था वो तो मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, कई बार इस तरीके से आपको डायग्राम मिल सकता है। ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी का लिया हुआ है बेटा। आपको क्या दिखाई देगा, ये 1s था, ये किसी एक एटम का क्या था 1s ऑर्बिटल था। एक मिनट, ये 1s ऑर्बिटल है और दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल है। ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो एक बना रहे हैं सिग्मा 1s जिसकी एनर्जी कम दिखाई देगी, और एक बन रहा है क्या चीज सिग्मा स्टार 1s जिसकी एनर्जी ज्यादा है। अब जिसकी एनर्जी कम है, जो ज्यादा स्टेबल है, उसे क्या बोलते हैं बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बना सिग्मा 1s, ये ऊपर वाला क्या बना सिग्मा स्टार 1s। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, में क्या दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है, एक इधर के बाहर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा और इधर बाहर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ से एक लाइन खींची हुई है, ये नोडल प्लेन है जहां पर उस ऑर्बिटल के, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन आपको दिखेगा इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा 1s में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। अब किसी को यहाँ डाउट आ सकता है कि सर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्यों लिखा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के, आज के लेक्चर के एंड में ही इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि जैसे 1s के कॉम्बिनेशन से बनता है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वैसे 2s के कॉम्बिनेशन से भी बनता है। अब देखते हैं किसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, 2p के कॉम्बिनेशन से किस तरीके के ऑर्बिटल बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, 2pz को। 2pz को क्यों, क्योंकि z हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हम मानते हैं। जब तक कि क्वेश्चन में अलग से कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सेस आपको मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप किसको मानोगे, आप z को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मानकर आंसर करोगे। ठीक है, तो 2pz ऑफ कार्बन एक एटम का और दूसरे एटम का भी 2pz कंबाइन होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की सिमेट्री सिमिलर है तो दोनों एक दूसरे के कंबाइन हो सकते हैं एक साथ। 2pz के साथ 2px नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग एंगल पर होते हैं, दोनों का ओरिएंटेशन अलग होता है, दोनों की सिमेट्री अलग होती है। ठीक है, तो 2pz ऑफ कार्बन और 2pz ऑफ ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो 2pz को हम कैसे शो कर सकते हैं, ये हो गया एक 2pz हो गया। ठीक है ना, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये किसका हो गया, ये कार्बन का हो गया। ये कंबाइन होगा किसके साथ बेटा, ये कंबाइन होगा एक दूसरे ऑर्बिटल के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये भी क्या हो गया 2pz, ये किसका हो गया ऑक्सीजन का। इसमें भी हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस। अब क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, pz दोनों दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो। उसमें से आधे क्या होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे आधे भी क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें दो तरीके के फिर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बस उनका क्या हो जाएगा शेप अलग हो जाएगा। s के कॉम्बिनेशन से अलग बनेंगे, pz के कॉम्बिनेशन से अलग बनेंगे, क्योंकि क्या है इनका शेप अलग है s ऑर्बिटल से। अब यहां क्योंकि z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो दोनों क्या करेंगे हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से कैसे ऑर्बिटल बनते हैं पहले मैं उसका शेप ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया एक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, एक एटम का न्यूक्लियस ये था, एक एटम का न्यूक्लियस ये था। तो यहाँ हो गया एक एटम का न्यूक्लियस, ये हो गया दूसरे एटम का न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, अब यहाँ क्या होगा ये दोनों कंबाइन होंगे, ध्यान देना। एक मिनट बेटा, इसे मैं कर देता हूँ क्या चीज, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, प्लस प्लस की तरफ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो लोब है इस वाले लोब के पास आ जाएगा, ये दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया आ जाएगा और ये अपोजिट वाला निगेटिव वाला एरिया थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, एक लोब ऐसा बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले ऑर्बिटल में फिर से न्यूक्लियस के बीच वाला एरिया ज्यादा है। ठीक है, बट एक ऑर्बिटल हम ऐसा भी बनाएंगे, एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक न्यूक्लियस ऐसा हो गया, जिसमें कौन सा एरिया रखेंगे न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया रखेंगे। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा एरिया आना चाहिए ऑर्बिटल के अंदर।
जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया आना चाहिए। तो न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया कैसे आएगा, ये ऐसा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या, ये हो जाएगा ये माइनस, एक मिनट, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। वैसे इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा, एक मिनट बेटा, ये हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है। यहां पर ये जो बीच वाला जो एरिया है, इसमें कोई भी ऑर्बिटल का पोर्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बाहर की तरफ रहते हैं, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अंदर की तरफ वाला एरिया होता है। अब इसको नाम क्या देंगे, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप से बना है, ठीक है ना, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप से बना है तो इसको लिखेंगे सिग्मा। कौन से ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है, 2pz, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। वैसे ये भी किसके कॉम्बिनेशन से बना है, हेड ऑन ओवरलैप से बना है तो सिग्मा, लेकिन एंटी बॉन्डिंग है इसलिए स्टार, और ये क्या हो जाएगा 2pz। तो इसमें फिर से दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हर बार जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। समझ में आ गया। यहां पर भी बीच वाले पोर्शन में इसके इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं होंगे इस वाले प्लेन पर, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे नोडल प्लेन। तो इस वाले ऑर्बिटल में भी, इसके भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी क्या होगा, एक नोडल प्लेन होगा। समझ में आ गया। लेकिन इस वाले ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यहां पर कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब जो डायग्राम किसने दे रखा है, एनसीईआरटी ने दे रखा है, कुछ उसी तरह वही वाला डायग्राम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से दे रखा है बेटा एनसीईआरटी ने। अगर आप देखोगे तो यहाँ 2pz एक एटम का और 2pz दूसरे एटम का हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा सिग्मा 2pz और एक क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो इसे नीचे क्यों दिखाया हुआ है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। उसे ऊपर क्यों दिखाया हुआ रहता है, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है। उसकी एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, इसकी एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ये बीच वाला एरिया आपको ज्यादा दिखाई दे रहा होगा जिसमें प्लस वाला पोर्शन है, और ये जो छोटे पोर्शन जो न्यूक्लियस के बाहर दिखाई दे रहे होंगे ये माइनस हो गया। ठीक है, लेकिन एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसमें बीच वाले प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक नोडल प्लेन होगा। लेकिन यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, एक न्यूक्लियस, इधर छोटा पोर्शन है इधर बड़ा पोर्शन, इधर छोटा पोर्शन है इधर बड़ा पोर्शन। यहाँ आपको क्या दिखाई देगा, अगर इस साइड बड़े वाले पोर्शन में प्लस है तो इस साइड बड़े वाले पोर्शन में माइनस होगा। ऐसा ही हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा था। इधर बड़े वाले पोर्शन में प्लस है तो इधर बड़े वाले पोर्शन में क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ उसी तरीके से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जैसे 1s या 2s के कॉम्बिनेशन से बने थे, लेकिन इनके शेप अलग है। अब इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, तो आपको इसके शेप, इसके नोडल प्लेन, इसकी एनर्जी का कंपैरिजन, इसके जितने भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं वो सब कुछ पता रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको स्ट्रक्चर देकर भी ये पूछ सकता है कि ये कौन से तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कौन सा सिग्मा 1s है, कौन सा सिग्मा स्टार 1s है, कौन सा सिग्मा 2pz है, कौन सा सिग्मा स्टार 2pz है। इस तरीके के क्वेश्चंस वो केवल डायग्राम दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देगा। ठीक है, इसके बाद 2pz की जगह पर अब ये देख लेते हैं कि 2px या 2py जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं किसके लिए बेटा, 2px के लिए। ठीक है, ये हो गया 2px ऑर्बिटल किसका, कार्बन का, और वैसे ही ये भी 2px ऑर्बिटल किसका हो गया, ऑक्सीजन का। दो अलग अलग एटम के दो सिमिलर ऑर्बिटल होंगे, दोनों की सिमेट्री एक जैसी, एनर्जी सिमिलर रहेगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। पहले ये डाउट आ सकता है कि इसको इस डायरेक्शन में हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन हम ऑलरेडी pz को दे चुके हैं। हम लोगों ने बोला pz इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो उसी डायरेक्शन से आप px को नहीं ला सकते, क्योंकि px और py z वाले एक्सिस पर परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर इस डायरेक्शन में हम लोगों ने pz को मान लिया है, जिस डायरेक्शन में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेंगे वही वाला p ऑर्बिटल इधर लेंगे। ठीक है,
तो अब px को उस डायरेक्शन में नहीं ले सकते, उसके परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा हमें, इसलिए इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। अब यहां पर भी क्या होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, उसका शेप कैसे ड्रॉ करोगे, ये तो हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे शेप बनाओगे, ये प्लस वाला पार्ट प्लस वाले पार्ट के पास आएगा, ये माइनस वाला पार्ट माइनस वाले पार्ट के पास आएगा। तो ये प्लस वाला पार्ट जब प्लस के पास जाएगा तो ये कंबाइन होके कुछ ऐसा हो जाएगा, दोनों मिक्स होके कुछ ऐसा बना लेंगे। ये माइनस वाला पार्ट जब माइनस के पास जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आपको ये दिखाई देगा, ये कुछ वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पाई बॉन्ड के लिए बनाया था, क्योंकि उसमें लेटरल ओवरलैपिंग से बना था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी साइड बाय साइड ओवरलैप है, साइड बाय साइड मिक्सिंग है, साइड बाय साइड से ये मिक्स हो रहे हैं। ठीक है ना, जिससे पाई बॉन्ड बना रहे थे हम, उसी तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। लेकिन यहां पर भी आपको क्या दिखाई देगा कि ज्यादातर पोर्शन ये न्यूक्लियस के बीच वाला पोर्शन है। ठीक है, कुछ वैसे ही यहां हो गया एक न्यूक्लियस, यहां हो गया एक न्यूक्लियस। ठीक है, यहां बाहर के एरिया के तरफ क्या होगा, ऑर्बिटल चला जाएगा, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देंगे। यहाँ बाहर की तरफ ये वाला एरिया चला जाएगा, जिसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देंगे। ये प्लस और माइनस, इस प्लस के अपोजिट में ऐसा प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो यहां दिख रहा होगा कि जो ज्यादातर ऑर्बिटल का एरिया है ये न्यूक्लियस की बाहर की तरफ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आया। यहां पर जो नोडल प्लेन हम ड्रॉ करेंगे, यहां का नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, यहां से पास होता हुआ जाएगा। यहां देखना, यहां एक लाइन होगी जो कि जिस पर कभी भी इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें एक नोडल प्लेन होगा। ठीक है, वहीं पर ये जो दूसरा वाला है, यहां आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर हम ऐसी दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं होंगे। तो एक्चुअल में ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें कितने नोडल प्लेन होंगे, दो नोडल प्लेन हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो अभी इससे पहले जितने भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखे थे, उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 नोडल प्लेन और एंटी बॉन्डिंग में 1 था, यहां अलग हो गया। यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन है। ठीक है, अब यहां पर इसका सिंबल क्या देंगे, क्योंकि यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हुई है, तो यहाँ सिग्मा सिंबल नहीं देंगे, यहाँ सिंबल देंगे पाई। और किसके कॉम्बिनेशन से बना है, px के, तो पाई टू px। यहाँ क्योंकि एंटी बॉन्डिंग बना है तो पाई स्टार, लेकिन लेटरल ओवरलैपिंग से, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या मिक्सिंग से बना है तो पाई स्टार। और किसके कॉम्बिनेशन से बना है, 2px, तो पाई स्टार 2px दे देंगे। क्लियर हुआ। अब कैसा होगा कि 2px जैसे z एक्सिस पर परपेंडिकुलर था, वैसे ही 2py भी तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, वैसे ही 2py भी परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे ऑर्बिटल यहां पर बने हैं 2px से, एग्जैक्टली वैसे ही 2py के कॉम्बिनेशन से भी बनने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज, 2py ऑफ कार्बन। वैसे ही ऐसा दूसरा आ जाएगा यहां पर 2py ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां हो जाएगा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जैसे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px और पाई 2px बना था, कुछ वैसा ही यहां पर बनेगा। यहां बनेगा पाई 2py और एक बनेगा पाई स्टार 2py, दो ऑर्बिटल बनेंगे। शेप एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे, क्योंकि ये भी लेटरल ओवरलैपिंग से बनने वाले हैं। ठीक है ना, ये रहेगा कुछ, ये ऊपर की तरफ कुछ पोर्शन, ये नीचे की तरफ कोई पोर्शन काजू जैसा दिखाई देगा आपको। ये पाई टू पी वाई हो गया, यहां पर एक नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, कुछ वैसे ही यहां पर भी बन सकता है, लेकिन यहां पर जो बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा। बाहर की तरफ वाला जो एरिया होगा वो एंटी बॉन्डिंग वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। इतना समझ में आ गया बेटा। तो कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से बने हैं ये हम लोगों ने देख लिया है। अब किसी को लग रहा होगा कि सर एस और पी क्यों नहीं मिक्स हो सकते, डी और डी क्यों मिक्स नहीं हो सकता। वो हो सकते हैं बेटा, बट हमारे सिलेबस में हमें वो नहीं पढ़ना है। ठीक है,
हम इतने ज्यादा एलिमेंट के लिए नहीं पढ़ने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमें डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, या फिर हम वो कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे जिसमें एस और पी को मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक एक बार डिस्कशन कर लेंगे। एक बार ये देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में जो आपको डायग्राम मिलेगा ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2px, यहाँ दिख रहा होगा 2px और 2px कंबाइन हुए तो ये बन रहा है पाई 2px, ये हो जाएगा पाई स्टार 2px। ठीक है ना, यहाँ पर एक जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ दिख रहा होगा कि ये बीच वाले पोर्शन में ही ज्यादा एरिया है, यहीं पर ये न्यूक्लियस के बाहर की तरफ चला गया, तो एक नोडल प्लेन ये हो जाएगा, एक नोडल प्लेन ये भी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा पाई 2px, पाई 2py, ये और सिग्मा 2pz, इन सब के फॉर्मेशन। अब इसके बाद एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एस और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं होती क्या? होती है, लेकिन हम अपने सिलेबस में किसी मॉलिक्यूल में इस एग्जांपल को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर हम लोगों ने क्या मान लिया है, जेड मान लिया है, तो ये ऐसे केस में ये जो एस ऑर्बिटल होगा, जैसे ये 2s ऑर्बिटल होगा, ये केवल 2pz के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है ना, ये 2s 2pz के साथ कंबाइन होके सिग्मा 2p, ये सिग्मा 2sp बना सकता है। s और p की मिक्सिंग से बन रहा है इसीलिए। समझ में आया? या सिग्मा spz ऐसा क्लियर हुआ बेटा? या सिग्मा स्टार 2spz एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो याद रखना है s ऑर्बिटल के साथ वही कंबाइन होगा। ठीक है ना, s ऑर्बिटल के साथ वही कंबाइन होगा जिसका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो p ऑर्बिटल होगा वो। ऐसे केस में अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो 2s और 2px ये कंबाइन नहीं हो सकते। ठीक है, या 2s और 2py ये कंबाइन नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, px और py तो कभी कंबाइन होंगे ही नहीं। ठीक है, या फिर px और pz कभी कंबाइन होंगे ही नहीं, इनका तो डायरेक्शन ही अलग है। समझ में आ गया? अलग अलग एक्सिस में डायरेक्शन है उनका। ठीक, किसी को लगेगा सर डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल कंबाइन नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। 3D और एक दूसरा 3D ऑर्बिटल भी कंबाइन हो सकते हैं। ये भी अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है उस चीज को पढ़ना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट पढ़ रखे हैं उसको एनसीईआरटी ने किस तरीके से स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है वो पहले देख लेते हैं, फिर कुछ एमसीक्यूज पर जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में ये डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कैसे हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। सबसे पहले फीचर्स ऑफ एमओटी की अगर बात करें तो वो सारे स्टेटमेंट हम लोगों ने ले रखे हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिया है, आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट में ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ एमओटी में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन में एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे ही अगर मॉलिक्यूल बात करते हैं कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें सिग्मा 1s जो ऑर्बिटल है, सिग्मा 2s या सिग्मा स्टार 1s जो ऑर्बिटल है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहेंगे। वो इलेक्ट्रॉन हमको कैसे भरना है, कैसे फिलअप करना है, ये नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि एनर्जी सिमिलर होना चाहिए जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, और प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो s px के साथ नहीं जाएगा, pz के साथ ही जाएगा, pz pz के साथ ही कंबाइन होगा, pz px के साथ नहीं। ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more than two nuclei. ठीक है, two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule.
कहने का मतलब हम लोगों ने तो ये 2 ही एटम वाले मॉलिक्यूल डिस्कस किए थे, लेकिन 3 एटम वाले भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये अलग बात है कि हमारे सिलेबस में हम केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को ही डिस्कस करते हैं, 2 ही एटम वाले मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सारे तरीके के मॉलिक्यूल में अप्लाई भी हो सकता है, 2 से ज्यादा एटम में भी अप्लाई हो सकता है, तो वहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी 2 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, दस एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक व्हाइल अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। अभी हम लोगों ने जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े उसमें क्या था, एक से ज्यादा सेंटर प्रेजेंट है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक। अगर 2 एटम का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो 2 न्यूक्लियस, 3 एटम का है तो 3 न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, आगे क्या है स्टेटमेंट, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, वन इज नोन एज बॉन्डिंग एंड अनदर इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बिल्कुल दोनों इक्वल नंबर में बनते हैं। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो 2 बॉन्डिंग वाले बनेंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग वाले बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, जैसे अगर सिग्मा 1s होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा, और सिग्मा स्टार 1s होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम। ठीक है, 6 वाला क्या है, जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल का डेफिनेशन हम लोगों ने वेव मैकेनिकल मॉडल में क्या पढ़ रखा था, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज्यादा हैं उसे ऑर्बिटल बोला, एटम के अंदर। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर जिस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज्यादा होंगे उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 7th वाला, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। तो ये 3 रूल पढ़ रखे थे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी अप्लाई करना होता है, जिसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि उसमें इन तीनों रूल को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, बट आपको इतना पता रहना चाहिए फिलहाल के लिए कि ये तीनों रूल अप्लाई होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, सबसे पहला क्या है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम और नियरली द सेम एनर्जी। या तो सिमिलर एनर्जी रहे या अगर डिफरेंस है तो बहुत ही कम रहे, इसलिए 1s को 1s के साथ ही कंबाइन कर रहे थे, 1s को 3s या 2s के साथ नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट सेकेंड वाला कंडीशन क्या है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सेस। तो ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है, प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था और एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये थोड़ा सा बस एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आया, ये बोल रहे हैं मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए। जब मैक्सिमम ओवरलैप होगा इस तरीके से तब जाके क्या होगा, ढंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो पाएंगे। समझ में आ गया, तो ये थी नेसेसरी कंडीशन। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने जितने भी कंसेप्ट सीख रखे हैं अभी तक उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन दी फॉर्मेशन ऑफ होमो डायटोमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या है, होमो कहने का मतलब सिमिलर एटम से बना हुआ डायटोमिक मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार्ज नहीं है। इफ n atomic orbitals combine then the total number of bonding molecular orbital, n एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है ना, तो n क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। लेकिन इसमें n/2 क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और n/2 क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों का जो समेशन है ये n ही होना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के समेशन के बराबर आना चाहिए।
ठीक है, तो क्वेश्चन हमें हमें ये नहीं पूछा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछता तो आंसर हमारा n होता, हमें पूछा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, n/2 होंगे। समझ में आया बेटा, n/2 बॉन्डिंग भी होंगे, n/2 एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर, पहला ऑप्शन है मोनोसेंट्रिक, दूसरा है बाइसेंट्रिक, तीसरा है पॉलीसेंट्रिक। तो पॉलीसेंट्रिक ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है बाइसेंट्रिक की जगह पर, क्योंकि बाइसेंट्रिक तो केवल तभी होगा जब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे तो 3 सेंटर हो जाएंगे, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, पॉलीसेंट्रिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको स्ट्रक्चर शेप सब कुछ पता रहना चाहिए। सिग्मा 2s, इसमें नोडल प्लेन 0 होता है। पाई 2px, इसमें नोडल प्लेन 1 होता है। पाई स्टार 2px, इसमें नोडल प्लेन 2 होता है। सिग्मा 2px, ठीक है, सिग्मा 2px हम लोगों ने सिग्मा 2px बनाया नहीं था, लेकिन अगर मान लेते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा एक्स एक्सिस होगा तो सिग्मा 2px बन सकता है। अदरवाइज एक्चुअल में ये क्या बनना चाहिए, सिग्मा 2pz, अगर हमने z को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। सिग्मा 2px भी बनता तो 0 ही होता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, z करना कंपलसरी नहीं है। सिग्मा अगर बन रहा है तो 0 होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने नहीं देखा, इसमें पूछा हुआ था एज 2 नोडल प्लेन, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 3 का। ठीक है ना, नेक्स्ट पूछा हुआ है पाई स्टार ऑर्बिटल पूछा है, पाई स्टार मतलब पाई एंटी बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा बनेगा बेटा, ये थर्ड वाला, जिसमें क्या रहेंगे, ऐसे 2 नोडल प्लेन होंगे। समझ में आ गया, जिसमें ज्यादा एरिया न्यूक्लियस के बाहर की तरफ होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल AB विल नॉट हैव पॉजिटिव ओवरलैप इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज Z। तो पहले 2s और 2s तो बिल्कुल मिक्स हो सकते हैं, मतलब इसमें तो मिक्सिंग पॉसिबल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते समय। 2px और 2px ये भी मिक्स हो जाएंगे, 2s और 2px मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, Z। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z है तो 2s और 2pz मिक्स होंगे, 2s और 2px मिक्स नहीं होंगे अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z है। तो मतलब करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये वाली मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सिमेट्री मैच नहीं कर रही है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो 2s है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर Z है तो ये 2pz के साथ जा सकता है। ठीक है, ये 2s 2px के साथ नहीं जा पाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, तो यहां पर ढंग से ओवरलैप नहीं हो पाएगा अगर ये बीच में चला गया तो। ठीक है, तो ये 2px में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा दे रखा है, Z डायरेक्शन। Z डायरेक्शन में हमें पूछा है कहां कहां पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहला देखना, ए वाला ऑप्शन क्या है, 2pz 2px, ये डायरेक्शन ही अलग है, ये फॉर्म नहीं हो सकता, गलत है। बी क्या बोला है, 2s और 2px, अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो px के साथ s कंबाइन नहीं हो सकता। सी बोला है 3dx² माइनस वाई स्क्वायर और 3dxy, डायरेक्शन ही अलग है, ये भी नहीं बनेगा। डी क्या हो जाएगा, ये 3dx² माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ये एक्सिस के ऊपर इसके लोब्स होते हैं, ये एक्सिस के बीच में इसके लोब्स होते हैं। डी वाला क्या हो गया, 2s एंड 2pz, ये बिल्कुल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये अलग बात है कि एस और पी वाले जो कॉम्बिनेशन है ये हम अपने सिलेबस में नहीं देखते, बट फिर भी आपको ये पता रहना चाहिए कि इसकी मिक्सिंग पॉसिबल है। ठीक, ई क्या है, 3dx² माइनस वाई स्क्वायर 2pz, ये भी कंबाइन नहीं होंगे, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ओनली। क्लियर हो गया। अब अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल के जो शेप डिस्कस कर रहे थे, उसी को वेव मैकेनिक्स किस तरीके से डिस्कस करता है या किस तरीके से एक्सप्लेन करता है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट देखने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स में हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बोला था बेटा,
वो एटॉमिक ऑर्बिटल में जो साई वाली जो इक्वेशन हम लाते थे, ये साई ये एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता था। ये इससे कैसे किस तरीके से हम लाते थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से इसके सारी चीजें निकालते थे। लेकिन पहली चीज तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो इन ये किससे नहीं ऑब्टेन कर सकते हम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से के सॉल्यूशन से, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम एटॉमिक ऑर्बिटल तो निकाल लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं निकाल पाएंगे। ये सारी स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए एक अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक अप्रोक्सीमेट मेथड जो है वो यूज होती है, और वो जो अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन करने के लिए मैथमेटिकली, उसमें उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, LCAO बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका फुल फॉर्म है। ये एक मेथड है जो कि अप्रोक्सीमेटली हमें उन इक्वेशंस को निकालने में हेल्प करता है जो कि किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ इक्वेशंस होती हैं जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एक मेथड यूज करते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काम नहीं करता यहाँ पर, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो कई बार स्टेटमेंट में LCAO लिखा हुआ रहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं। तो जब भी आपको LCAO लिखा हुआ मिलेगा तो आपको समझ जाना है हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनते हैं कैसे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे एटम ए हुआ और दूसरे एटम बी का एक एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है उसको जब हम ऐड कर देते हैं, तो ये कहता है कि इससे क्या बनते हैं, इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। वैसे ही दो एटम के जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है उसे साई को अगर हम माइनस कर देते हैं तो इससे क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बस स्टेटमेंट में ही आएगा, आप बेटा आपको इसको अप्लाई आपको नहीं करना है, हम पूरे सिलेबस में इसके डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, आपको बस ये स्टेटमेंट पता रहना चाहिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों को ऐड करने के बाद बनता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों को माइनस करने के बाद बनता है। इसलिए ध्यान होगा कि जब हम ये देख रहे थे कि एनसीईआरटी ने ऐसा माइनस करके क्यों दिया है, यहाँ माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, और यहाँ प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। क्लियर है, तो बस आपको ये स्टेटमेंट जो है ये पता रहने चाहिए। क्लियर है। अब इसी को हम और क्या बोलते हैं, आप एक्चुअल में जब वेव ऑप्टिक्स नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा हुआ होगा। तो इसी को और क्या लिखते हैं कि जो दो वेव्स है, दो ऑर्बिटल को क्या वेव्स की तरह मान लिया, उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको वेव्स की तरह मान लिया है, तो उन वेव्स में क्या होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब दोनों चीजें ऐड होंगी, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अभी हम ये वाला जो प्रोसेस है बेटा, ये वाला जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस, ये हम नहीं पढ़ने वाले, ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है डिटेल में, ठीक है ना। फिजिक्स में एक वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है जिसमें आप बहुत सारे वेव से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ोगे, उसमें आप ये इंटरफेरेंसेस के टाइप पढ़ोगे फिनोमिना के। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है स्टेटमेंट कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। उसको एनसीईआरटी ने कैसे शो कर रखा है, ये साई स्टार हो गया, सिग्मा स्टार हो गया,
तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दोनों के एडिशन से, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, ये जब साई ए प्लस साई बी कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये मोर स्टेबल है। यहाँ आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या है, मोर स्टेबल है। ये मोर स्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसकी एनर्जी कम होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका वेवलेंथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे बढ़ेगा या कम होगा, तो इसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, वेवलेंथ कम होगा क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद इसी पर बेस्ड अभी जो हमने कुछ स्टेटमेंट बोले हैं उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय, एंटी बॉन्डिंग बोल रहा है। एंटी बॉन्डिंग कैसे लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इससे बनते हैं। बस ये स्टेटमेंट पता रहने चाहिए आपको, इसको हमें अप्लाई नहीं करना है। अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव फंक्शन से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इससे क्या होगा, जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, कम होगा, लेस देन द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सॉरी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन द वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरीके से फॉर्म होते हैं। अब ये जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना है, उस इलेक्ट्रॉन को देखकर हम मॉलिक्यूल की और कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, इसको देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बेटा।